नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वृद्ध आश्रम। शहर के जाने माने वृद्ध आश्रम दिव्य धाम का दृश्य, जहां अमित नाम का एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी 75 वर्षीय मां को छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की और अमित के बीच बहस चल रही थी। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 10,000 रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इस वृद्ध आश्रम के संचालक फिलहाल शहर से बाहर गई हैं और कल शाम तक ही वापस लौट पाएंगी, इसलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माताजी को लेकर आ जाइएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो अमित बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज मेरी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में अमित का मोबाइल बज उठा। उसके बॉस का फोन था। हेलो जी सर, अमित ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर अमित, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारी डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, अमित ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर अमित, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको। इससे पहले कि अमित अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा अमित अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी रुक्मणी जी भी व्याकुल हो उठी। अमित ने फिर से उससे लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी, बच्चे और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरी फ्यूचर का सवाल है मैडम, प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम के मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, राजू, यहाँ आना। तो तभी 25-30 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। राजू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी कर देता हूँ, कहकर राजू वापस अंदर चला गया। ये सुनकर अमित हैरान रह गया। तभी मैडम बोली, देखिए मिस्टर अमित, यदि आप इतनी दूर से दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे, मैंने कहा ना कि आप रात को यहाँ रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैडम के कहने पर अमित मुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ राजू ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर राजू रसोई घर में चला गया। अमित वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो रुक्मणी जी साथ में लाई अपना बैग खोल कर बैठ गई और सिल्वर फाइल में लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तो अपने काम में ही व्यस्त था। फिर रुक्मणी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ। न जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले।
कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर वह अमित को खिलाने लगी तो अमित गुस्से से झेंपते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है। आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर रुक्मणी जी थोड़ा सहम गई और चुपचाप वो पराठे वापस बैग में रख दिए। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे रुक्मणी जी अपनी अतीत में विचरने लगी। 22 वर्ष की रुक्मणी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननंद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसलिए जेठानी सास की धौंस की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रोब रुक्मणी पर ही चलता था। रुक्मणी का पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था, कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। इन सब के कारण रुक्मणी की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी अपने ससुराल में, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु रुक्मणी की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देते थे। आखिरकार विवाह के 12 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। रुक्मणी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननंद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। रुक्मणी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद रुक्मणी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात नैन्सी नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नैन्सी मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहां घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वही जम जाता। यह सब रुक्मणी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे? बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता था और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। अमित और नैन्सी की शादी को अब 12 साल बीत चुके थे। रुक्मणी जी के 2 पोते थे, एक 10 साल का और दूसरा 8 साल का। उधर नैन्सी के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब नैन्सी ने भी रट लगा ली कि उसे भी अमेरिका में जाकर बसना है, वहाँ की हाईफाई लाइफ का मजा लेना है। संयोग से अमित की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में अमित ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी नैन्सी और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अमित अपनी माँ रुक्मणी जी को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर अमित परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी नैन्सी अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल माँ जी को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं और 1 साल बाद दोबारा वीजा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीजा न लगा तो? अमित ने कहा। उस पर नैन्सी बोली, अरे तो क्या हुआ,
बल्कि मैं तो कहती हूँ उनके लिए वृद्ध आश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर? और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। अमित को भी यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्कुट लाया हूँ माता जी। राजू की आवाज से रुक्मणी जी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में आ गई। रुक्मणी जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो अमित से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज ही नहीं पहुँच रही। पता नहीं यह वृद्ध आश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों का सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यह एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है तो दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब अमित गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था उस समय दरवाजे पर खड़े हुए वही मैडम उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सामने अमित अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह मैं तो बस। रहने दीजिए मिस्टर अमित, मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। अमित को लगा कि शायद मैडम ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं मिस्टर अमित, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने ना जाने कितने ही जरूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ 1 रात तक नहीं बिता सकते। यह सुनकर अमित की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल किए देती हूँ। मैं आपकी माता जी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर अमित, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर अमित उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा तो मैडम बोली, यहाँ वृद्ध आश्रम में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर अमित हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटे को लेकर। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वह उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर अमित, आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा यह छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नजर भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर अमित ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है, वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर अमित, आपको उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम पवन है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे रामलाल जी के कमरे में ले गई। रामलाल जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वही आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रामलाल, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। रामलाल जी के दोस्त ने कहा तो कपकपाती आवाज में रामलाल जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है
जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रामलाल जी के दिल में छुपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा था। अच्छा रामलाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा अमित रामलाल जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम अमित को लेकर अंदर आई। अमित ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंस चुके थे। बेजान आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर मैडम बोली, बाबा बाबा, देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रामलाल जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटी? तो मैडम ने कहा, देखिए बाबा, आपका पोता पवन आया है। क्या मेरा पवन आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने? इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया रे तू। उसकी ओर नजर डालते ही रामलाल जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भरकर बातें कर लीजिए। मैडम कमरे से बाहर गई तो अमित पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामलाल जी बोले, वहां नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। अमित कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था पवन बेटा, एक न एक दिन तू जरूर आएगा। तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था। लेकिन बेटा, तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है, और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही रामलाल जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती? कितने साल हो गए उसे देखे हुए भी। यह बात सुनकर अमित कुछ बोल नहीं पाया। फिर रामलाल जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यह वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी थी और अमित को देते हुए बोले, बेटा, यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। अमित ने अनमने ढंग से वह जलेबी उठाई। फिर रामलाल जी के पोपले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा जलेबी खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था, और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामलाल जी ने कहा तो अमित बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूं ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दे तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। यह सुनकर अमित नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर रामलाल जी बोले, लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ,
तुम्हारी शादी हो गई क्या? रामलाल जी के इस सवाल पर अमित सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पौत्रवधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? रामलाल जी ने पूछा तो अमित बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? पवन बेटा, अब तू मुझसे छिपाएगा? तेरे बाप का भी बाप हूँ। कहते हुए अचानक उनकी आवाज फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी मेरे जहन में से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियां बहुएं पोते पोतियां सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते मिथ्या लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात शूल की तरह चुभती रहती हैं। अभी अमित और रामलाल जी की बातें चल ही रही थी कि अमित का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी नैन्सी का फोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। अमित ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट लांघने लगा, उसी समय एक गुट्टी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। अमित जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और रामलाल जी के बारे में बताया। काफी देर अमित उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। अमित ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो माँ जी को वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वह क्या है ना नैन्सी, यहाँ वृद्ध आश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। तभी अमित की बात को काटते हुए उसकी पत्नी नैन्सी बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहां छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो नैन्सी? वह माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए अमित ने फोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर रुक्मणी जी ने पूछा, क्या हुआ अमित बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हॉल में बुलाया है। हॉल में किस लिए बेटा? रुक्मणी जी ने पूछा तो अमित बोला, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ, चलकर खाना खा लेते हैं। अमित अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था।
एक एक करके सभी बुजुर्ग वहां आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में असमर्थ थे, जबकि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़े सेवा भाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। अमित बड़े गौर से यह सब देख रहा था। उन बुजुर्गों पर एक नजर डालने मात्र से स्पष्ट हो रहा था कि वह यहाँ पर सुखी नहीं है। हालांकि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से अमित ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब रुक्मणी जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में अमित ने कहा और फिर बोला, माँ आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं। तो रुक्मणी जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगुना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ, अमित ने कहा। तो रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए अमित ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे, तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं। मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया था। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वह घटना याद करके रुक्मणी जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वह बेटा कई घंटे से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहां ढूंढते जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा। तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है। मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। बात करते करते रुक्मणी जी और अमित की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ, बेटे को इस तरह एक साथ बैठकर बात किए हुए। जब से अमित की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वह सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहा था। माँ के पास बैठने का न तो उसके पास समय था और न ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई थी। बातें करते करते अमित अपनी माँ की गोद में सर रखकर ही सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से यह सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। रुक्मणी जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहलाती रही और फिर बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन सुबह अमित की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह चौंक गया और रुक्मणी जी को जगाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, ऑफिस भी जाना था। जल्दबाजी में वह अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो रुक्मणी जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुक कर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर अमित वहां से तेजी से निकल गया। वहां से सीधा वह अपने ऑफिस चला गया, परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे
उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को अमित जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो नैन्सी बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम। इस पर अमित ने हाँ में सर हिला दिया। तो नैन्सी बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर अमित हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए तुम? खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो अमित बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन अमित की आंखों से नींद गायब थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह अमित बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया, और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ा था, जहां एक दिन पहले को अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने ही मैडम खड़ी थी, जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर अमित यहाँ वहां देखने लगा। मैडम, मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर अमित, अभी तो आपकी रुक्मणी जी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, माँ अभी तक सोई होंगी। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, जब माँ जाग जाएगी तब उनसे मिल लूंगा। तभी मैडम ने कहा, नहीं मिस्टर अमित, वह सोई नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी जितिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वह पूजा में व्यस्त हैं, आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की यह बात सुनते ही अमित की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी उसे सामने से रुक्मणी जी हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही अमित माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उनका चेहरा देखकर रुक्मणी जी को वही घटना याद आ गई, जब उनका 8 साल का छोटा सा अमित राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया माँ। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्ध आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरे जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर अमित जितना बोल रहा था उससे ज्यादा रो रहा था। रुक्मणी जी ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया। तो अमित बोला, चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर अमित, आप ऐसे नहीं जा सकते। इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। आइए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई। ड्रॉ में से एक पेपर निकलते हुए साइन करने के लिए अमित को दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर अमित हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर अमित, इस वृद्ध आश्रम के मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मुस्कुराते हुए मैडम बोली, वह सब झूठ था, और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुके और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ, और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर अमित। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते
कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है अपने बच्चों की, उनके थोड़े से प्यार के साथ की। और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू लिए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को लेकर अमित जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वह सब सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही रुक्मणी जी अपने बेटे अमित के साथ गाड़ी में बैठी, तभी अमित के पास फोन आया। अरे, सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो, उसकी पत्नी ने कहा। तो अमित बोला, मैं वृद्ध आश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? यह क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे, उन्हें रखोगी कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़ कर आओ उन्हें, नैन्सी ने कहा। तो अमित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए अमित ने फोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी स्टोरी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।